बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हो? तो आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के। हमने लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा स्टार्टअप लिया था और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन के मेथड्स को पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या है? डेप्रिसिएशन के मेथड्स इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि उनकी हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं मेथड्स को पढ़ने जा रहे हैं और डिटेल में वन बाय वन एक एक मेथड जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का जो हमारा पहला मेथड आ रहा है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर, जिसको हमने डिस्कस करना है, द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो कभी कभार पेपर में स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाता है या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से, जो हमने आज पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब से हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सपोज कर लो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। एक एसेट है, इक्विपमेंट ले लेते हैं। इक्विपमेंट, एक एसेट है हमारे पास इक्विपमेंट, और जिसकी कॉस्ट है 2,20,000। 2,20,000 उस एसेट की क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि एक एसेट इक्विपमेंट जो है वो हमने परचेज किया है 2,20,000 का। द इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड ऑन January 1st, 2023। और इस इक्विपमेंट को जो हम परचेज कर रहे हैं या जो हमने परचेज किया था वो जनवरी की 1st 2003 के अंदर हमने इसको क्या किया था? परचेज किया था, विच इज ओवर परचेजिंग डेट। इसको हम क्या कहेंगे? परचेजिंग डेट। कि हमने किस तारीख को परचेज किया। ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं ये आपको अपने क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करने हैं। जब मैं पास पेपर्स में से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। ठीक है, एन एसेट व्हिच हैड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,20,000 वाज परचेज्ड ऑन January 1st, 2023। ठीक है, एक एसेट है जिसको हमने 2,20,000 का परचेज किया और उसकी कब परचेज किया? जनवरी की 1st, 2023 में। फिर उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, हैविंग अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000, और उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो कितनी है? 20,000 है। ठीक है, ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, ये मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सैल्वेज वैल्यू के बाद एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ जो है हमारे एसेट की वो है 10 इयर्स, यानी कि 10 साल चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डाटा हमने किया है कि एक एसेट है जिसको हमने 2,20,000 का परचेज किया है। जनवरी की 1st 2003 के अंदर हमने उसको परचेज किया और उसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 20,000 है, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 इयर्स है। ठीक है, अब जो कंपनी मेथड यूज कर रही है फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन ए स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कंपनी मेथड यूज कर रही है वो कौन सा मेथड यूज कर रही है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है। मेथड जो है वो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बच्चों हमें जो है
डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन for 2023, 2024 and 2025। अब हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो 3 साल का कैलकुलेट करना है, 2023 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का। ये हमारे पास पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है। अब मैं इस डाटा की हेल्प से और स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, 2023, 2024 और 2025। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारे पास, हेडिंग दे देता हूं। पेपर में आप लोगों ने किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ depreciation using straight line method, स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये मैंने हेडिंग दे दी। अच्छा, अब बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड का जो है वो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। अब वो फार्मूला क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस salvage value divided by estimated life in years, तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब है 1 साल का डेप्रिसिएशन, यानी कि सालाना डेप्रिसिएशन। तो अब आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से जब डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे। जैसे कि अगर मैं एनुअल डेप्रिसिएशन निकालता हूं इस डेटा को यूज करते हुए, अगर मैं एनुअल डेप्रिसिएशन निकालता हूं इस डाटा को यूज करते हुए, तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे कॉस्ट को लिखना है। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 2,20,000। 2,20,000। फिर उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है कि माइनस कर दो सैलवेज वैल्यू को। तो सैलवेज वैल्यू हमारी कितनी है, सैलवेज वैल्यू है सपोज कर ले 20,000। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो सपोज किया था। फिर डिवाइड करवा दो एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर से। तो एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स कितना है आपके पास, 10 ईयर्स। तो डिवाइड में किससे करवा दूंगा, 10 से। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अच्छा कुछ बच्चे गलती कर देते, 2,20,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10 सब कुछ एक साथ लिख दिया। ऐसा मत कीजिएगा, आंसर गलत आएगा। पहले 2,20,000 में से 20,000 माइनस करना, इक्वल दबाना, देन डिवाइडेड बाय क्या करना, 10 करना। तो आपके पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 20,000 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से आप लोग डेप्रिसिएशन को इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले कॉस्ट लिखते हो, माइनस करते हो सैलवेज वैल्यू को, डिवाइड करवा देते हो एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर से। तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, कितना, 20,000। अब हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, रिक्वायरमेंट जो हमारी थी फॉर 2023 टू 2024 एंड 2025। अब हमें 3 साल का जो है वो डेप्रिसिएशन निकालना है।
तो वो कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा कि आप क्या करोगे, कॉमन सेंस क्या कहती है कि एक साल का डेप्रिसिएशन अगर 20,000 है, अगर एक साल का डेप्रिसिएशन अगर 20,000 है तो 2023 में कितना होगा? 20,000 होगा। 2024 में कितना होगा? 20,000 होगा। 2025 में भी कितना होगा? 20,000 होगा। क्योंकि एक साल का जो आपका डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 20,000 है। तो 2023, 24 और 25 का डेप्रिसिएशन भी कितना होगा? 20,000 होगा। तो अब आप यहां पे लिखोगे डेप्रिसिएशन फॉर 2023, depreciation for 2024 and depreciation for 2025। इन 3 साल का मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए। तो जो मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा वही हमारा उन साल का डेप्रिसिएशन बन जाएगा, यानी कि 20,000, 20,000 एंड 20,000। तो इस तरीके से बेटा आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो। यानी कि मेरा 2023 का भी डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। 2024 का डेप्रिसिएशन भी कितना है? 20,000। और 2025 का डेप्रिसिएशन भी कितना है? 20,000। तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है? फिक्स है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। यानी कि हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है? 20,000 है। इस वजह से आप इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या शुरू में जो मैंने आप लोगों को बताया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो पेपर में स्ट्रेट लाइन मेथड भी वो आपसे पूछ सकता है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी पूछ सकता है। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो, किसी भी साल का वो आपको निकालने को कह सकता है। अब सपोज करो थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही रहता है, सिर्फ मैं क्या करता हूं, परचेजिंग डेट को चेंज कर देता हूं कि एसेट जो है वो हमने जनवरी 1, 2023 को परचेज करने के बजाय हमने एसेट को जो परचेज किया वो परचेज किया अक्टूबर 1, 2023। अब हम 2023 के अंदर रहते हुए जनवरी 1 को एसेट खरीद नहीं रहे, बल्कि हम एसेट को कब खरीद रहे हैं? अक्टूबर की 1 2023 के अंदर एसेट को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आप डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालोगे? सर अब भी आप इसी तरीके से निकालोगे 2023, 2024 और 2025 का? नहीं, अब ऐसे डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कि जब आप एसेट को इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करने से जो उसकी वैल्यू कम होती है उसको हम कहते हैं बच्चों क्या? डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पर अगर आप देखो 2023 में मैंने जो पहले डेप्रिसिएशन लिखा वो कितना लिखा? 20,000 लिखा। ठीक है। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन था ये मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा बच्चा कितने से था? एनुअल डेप्रिसिएशन था। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता? पूरे साल का डेप्रिसिएशन। अब देखो ये तो हो सकता है कि 2024 और 2025 का जो डेप्रिसिएशन हो वो 20,000 और 20,000 ही रहे, लेकिन 2023 का डेप्रिसिएशन 20,000 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर क्या रीजन है 2023 का डेप्रिसिएशन 20,000 नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है कि इस एसेट को हमने जो खरीदा है वो कब खरीदा है? अक्टूबर में खरीदा है। अक्टूबर में खरीद रहे हो, अक्टूबर की 1 2023 में खरीद रहे हो। तो 2023 के अंदर जब आपने एसेट को ही अक्टूबर की 1 को खरीदा तो क्या आपने एसेट को पूरा साल इस्तेमाल किया है? नहीं, आपने एसेट को सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर को खरीदा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 साल आपने एसेट, 3 महीने आपने एसेट को क्या किया? इस्तेमाल किया। तो डेप्रिसिएशन भी आप लोग पूरे साल का नहीं लेकर जा सकते 2023 में, क्योंकि आपने पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं किया।
तो 2023 में जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर हम एसेट को जो खरीद रहे हैं वो अक्टूबर को खरीद रहे हैं, तो अगर अक्टूबर को खरीद रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी हम कब से लेकर जाएंगे? अक्टूबर से लेके जाएंगे, हम जनवरी से नहीं लेके जाएंगे। जनवरी से जो था वो तो तब तो हमारे पास एसेट था ही नहीं। अब जब एसेट ही नहीं था तो उसका डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा, जब से एसेट आया है तब से उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आपने कब से निकालना शुरू करना है? आपने अक्टूबर से आगे कंटिन्यू करना है। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने हैं, 3 महीने का डेप्रिसिएशन जाएगा 2023 में। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा मेरा बच्चा, जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, एनुअल कितना है? 20,000। इस 20,000 को कितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए? 3 का, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दोगे। लेट्स सपोज अच्छा एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर आपने मल्टीप्लाई बाय 3 तो समझ में आ रहा है कि 3 महीने का चाहिए, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा बच्चा साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो इस वजह से मैं डिवाइड कर रहा हूं 12 से। लेट्स सपोज अगर हमने एसेट को खरीदा होता जून 30 को 2023 में, अगर एसेट को हम खरीद रहे होते जून 30 2023 में, तो जून भी निकल गया, तो डेप्रिसिएशन कहां से काउंट होना शुरू होता? जुलाई से, क्योंकि जून 30 को परचेस कर रहे हो तो जून का महीना भी निकल चुका है, जून का महीना भी निकल चुका है, जून का महीना शामिल नहीं होगा। अक्टूबर से मैं अक्टूबर का महीना इस वजह से शामिल कर रहा था क्योंकि अक्टूबर की 1 को खरीदा है, तो अभी अभी महीना स्टार्ट हुआ है, तो हम अक्टूबर को काउंट करेंगे। लेकिन अब जून 30 है, पूरा महीना गुजर चुका है, तो अब हम जून को काउंट नहीं करेंगे, तो जुलाई से आगे दिसंबर तक देखेंगे कितने महीने बनते। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक सर बनते हैं 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 महीने बनते। तो फिर सर आप क्या करेंगे? फिर आप मल्टीप्लाई बाय 3/12 नहीं करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। ठीक है मेरा बच्चा, अभी तो हम 3/12 करेंगे क्योंकि हमने अक्टूबर को खरीदा। अच्छा, एक और सवाल ये पैदा होता है कि सर अभी तो 3/12 समझ में आ रहा है कि अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बनते, तो 3/12 कर दिया। लेट्स सपोज सर अगर हम अक्टूबर की 10 को परचेज कर रहे होते 2023 में, तो क्या अक्टूबर का महीना काउंट होता? ये भी सवाल आ सकता है ना कि सर अक्टूबर की 1 को आपने खरीदा, तो मान लिया अक्टूबर की 1 को खरीदा है तो महीने का शुरू है, चलो महीना काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अक्टूबर की 10 को, 12 को या 20 को परचेज कर रहे होते, तो तब भी क्या हम अक्टूबर का महीना काउंट करते कि नहीं करते? देखो उस पर डिपेंड ये करता है कि अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर पहली से लेकर के 15 तक किसी एसेट को परचेज करोगे तो वो महीना काउंट होगा, अगर 15 के बाद अगर किसी एसेट को परचेज करते हो तो वो महीना काउंट नहीं होगा। दोबारा से बता दूं, अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर हम पहली से लेकर के 15 तक किसी एसेट को परचेज करेंगे तो वो महीना काउंट होगा, लेकिन अगर हम 15 के बाद परचेज करेंगे तो वो महीना काउंट नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर आप अक्टूबर की 10 को परचेज कर रहे हो, तो ये तो पहली के और 15 के दरमियान आ रहा है, तो इस महीने को आप काउंट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3/12 करोगे। लेकिन अगर अक्टूबर 10 की जगह अगर अक्टूबर 16 आ जाता, 10 की जगह क्या आ जाता? 16, तो 15 के बाद परचेज किया, तो फिर आप इस महीने को काउंट नहीं करोगे। तो फिर आप कब लेके जाओगे? फिर आप लेके जाओगे अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 2/3/12 होता। तो अभी तो हम अक्टूबर की 1 को परचेज कर रहे हैं, तो ये सवाल जो है वो काफी जो है वो क्वेश्चंस में बच्चों पूछ रहे होते कि सर उस महीने को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम काउंट करेंगे क्योंकि अक्टूबर की 1 को परचेज किया जा रहा है। हाँ, अगर 15 के बाद किसी भी तारीख को परचेज करते तो अक्टूबर का महीना काउंट नहीं होता। और जितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए होता है उतने मंथ से आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड बाय क्या कर देते हो? 12 से। 9 मंथ्स का चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 12। ठीक है।
अगर 6 मंथ्स का चाहिए मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर क्या कर दोगे 12, 4 मंथ्स का चाहिए मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर क्या कर दोगे 12। तो अब ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, तो अब हमारा जो डेप्रिसिएशन 2023 का है वो कितना है 5000, 2024 का है वो कितना रहेगा 20000, क्योंकि 2024 में तो पूरा साल इस्तेमाल किया होगा, 2025 में भी हमने पूरा साल इस्तेमाल किया होगा। तो ये बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया इन 3 सालों का अंडर द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से आप लोग इस तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो। आपके तकरीबन सारे सवालात के जवाब मैंने इसी लेक्चर में दे दिए। लेट्स सपोज रिक्वायर्ड, अगर एक और वो आपसे कहता, वो ये कहता कि प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2023, 2024 एंड 2025। वो आपसे ये कहता है कि अब आप एडजस्टिंग एंट्री भी बनाकर दिखाओ 2023, 2024 एंड 2025। तो अब आप एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाओगे वो भी देख लो। तो एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री के लिए मेरा बच्चा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जर्नल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जर्नल आप लोग आईकॉम में बनाकर आए हो, तो जर्नल में आपकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनेगी। पहला कॉलम किसका होता है, डेट का, फिर उसके बाद जो है आप लोग एक कॉलम बना देते हो, पहला कॉलम हमने डेट का बना दिया, फिर उसके बाद हमने पार्टिकुलर का एक कॉलम बना दिया, फिर एक हमने पीआर का कॉलम बना दिया, फिर उसके बाद हमने एक डेबिट का और एक क्रेडिट का कॉलम बना दिया। डेट, पार्टिकुलर, पीआर, डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैंने कॉलम बना दी। अब ऊपर हेडिंग दूंगा एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी कंपनी होगी। सपोज कर लेते ए बी कंपनी है, अगर कंपनी का नाम ना हो तो अब आप ए बी कंपनी भी एज्यूम कर सकते हो। और मैं यहां पे लिखूंगा एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो डेप्रिसिएशन की एक फिक्स एंट्री होती है, एडजस्टिंग एंट्री। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़कर आए हो कि एडजस्टिंग एंट्री बनाते थे और डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते थे। वो क्या एंट्री बनाते थे, डेप्रिसिएशन की जो आप लोग एंट्री बनाते थे वो बनाते थे। अच्छा, एक और बात, पीरियड एंड पे आपकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनती है। पीरियड एंड नॉर्मली दिसंबर 31 में होता है, तो दिसंबर 31, 2023, तो मैंने डेट लिख दी यहां पर दिसंबर 31, 2023। अब मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहा हूं 2023 की, फिर उसके बाद 2024 की बनाएंगे, फिर 2025 की बनाएंगे। तो 2023 की एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये मैंने डेप्रिसिएशन लिखा है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब 2023 का डेप्रिसिएशन कितना था, 5000 था, तो हमने 5000 से क्या कर लिया बच्चों, एंट्री बना ली, डेबिट और क्रेडिट। और इसको हम नरेट कर देंगे टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये मेरे बच्चों, ये हमारी कहलाती है एडजस्टिंग एंट्री। इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट,
allowance for depreciation credit, depreciation expense debit, allowance for depreciation credit, depreciation expense debit and allowance for depreciation credit. अच्छा सर क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री भी बेटा एडजस्टिंग एंट्री के फौरन बाद बनेगी। ऐसा मत करना कि हर साल की एडजस्टिंग एंट्री एक साथ बना दो, क्लोजिंग एंट्री एक साथ बना दो, ये गलत हो जाएगा। पहले एडजस्टिंग बनेगी, फिर क्लोजिंग बनेगी, फिर अगले साल की एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनेगी, फिर उससे अगले साल की एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनेगी। तो अब मैं क्लोजिंग बना रहा हूं। क्लोजिंग क्या एंट्री होती है बेटा? क्लोजिंग एंट्री होती है इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है। और सर इसमें डेट क्या आती है? जो एडजस्टिंग एंट्री में डेट आती है पीरियड एंड की। पीरियड एंड हो रहा है हमारा, सपोज कर लो दिसंबर 31, 2023 को, और जिस अमाउंट से आपकी एडजस्टिंग बनती है उसी अमाउंट से मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग बना लूंगा, यानी कि 5000 से। इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कुछ टीचर्स एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी लिखवाते हैं, यानी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कुछ टीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखवाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। मैं इनकम समरी लिखवाता हूं, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और इसको आप नरेट करोगे टू एडजस्ट, एडजस्ट नहीं, टू क्लोज, क्योंकि क्लोजिंग बना रहे हैं तो टू क्लोज आएगा नरेशन में। टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट। अच्छा, अगर अब हमें, उसने तो एक साल की थोड़ी गई थी, उसने 2023 के बाद 2024 भी गई थी और 2025 की भी गई थी। तो एंट्रीज बेटा यही बनेगी 2024 में भी, दिसंबर 31, 2024 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अमाउंट अब 5000 की जगह 2024 का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 20,000 है, 20,000 आ जाएगा। और क्लोजिंग एंट्री भी सेम बनेगी, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, लेकिन किस अमाउंट से बनेगी? 20,000 से, जो 2024 का डेप्रिसिएशन है। जिस साल की एडजस्टिंग और क्लोजिंग बना रहे होते हो उसी साल का आप डेप्रिसिएशन लेके जाते हो। 2025 की अगर हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनानी है, एंट्रीज यही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन अमाउंट 2025 का आ जाएगा, जो कितना होगा? 20,000। तो डिपेंड करता है। अब अगर आपको बनानी है तीनों साल की, तो तीनों साल की डेप्रिसिएशन बनाने के लिए एक ही जर्नल चलेगा, यही। ये अब 2024 के लिए नया जर्नल नहीं बनाना। इसी जर्नल में आप लोग क्या करोगे? 2024 की एंट्रीज बनाओगे, एंट्रीज सेम बनेगी, अमाउंट चेंज होता रहेगा, और फिर 2025 की बनाओगे। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने आज क्या सीखा है? आज आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से डेप्रिसिएशन निकालना सीखा है। फिर बीच में अगर डेट वगैरह चेंज हो जाए तो उसमें क्या होता है वो भी बताया आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज क्या बनती है, कैसे बनती है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आज हम लोगों ने पूरा डिटेल में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग एक और मेथड को डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ चलते रहिएगा, अपना ख्याल रखना। हाफिज हुज़ैफा अवान को दुआओं में याद रखना, पढ़ते रहना। अल्लाह हाफिज।